गुंजन की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। गुंजन कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां पर वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। कश्मीर में गर्मियों के समय में ही अक्सर रात के समय में बर्फ गिर जाया करती थी, जिसके चलते उसका ढाबा बर्फ की चादर ओढ़ लिया करता था। एक दिन रात के समय वो अपने ढाबे पर खाना बना रही होती है, तभी उसकी माँ सुलोचना का फोन आता है। और बताओ बेटी, कैसी हो? दामाद जी कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। आप बताओ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटी, तबीयत तो ठीक है, बस गर्मी की वजह से बुरा हाल है। इतनी गर्मी होती है ना यहाँ पर कि नींद ही नहीं आती, और ना ही कुछ खाने का मन करता है, और ना ही कहीं आने जाने का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मेरा पूरा ढाबा बर्फ से ढक गया है और आप कह रही हैं कि गर्मी हो रही है। अरे बेटी, तू जहाँ पे है ना, वहाँ तो 12 माह बर्फ गिरती है। फिर ये बात तो अच्छी है ना, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से मुझे आपकी तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। मैं तो आराम से अपने ढाबे में काम कर सकती हूँ, वह भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंडी में तेरे हाथ कैसे काम करते हैं? माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में करी है, तो पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी अब यहाँ रहते रहते हमें इस मौसम की आदत हो गई है, तो हमें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटी, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। लाइट चली गई थी, अब आ गई है, मैं सुबह तुझसे बात करती हूँ। सुलोचना इतना कहकर फोन रख देती है और गुंजन अपने कामों में लग जाती है। वो बहुत सुंदर शहर में रहती थी और उसके बर्फ के ढाबे को देखकर अक्सर लोग उसके ढाबे पर आ जाया करते थे। उसने अपने ढाबे में लोगों के बैठने उठने के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी, जो चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसके चलते उसके ढाबे पर अक्सर लोगों की भीड़ जमी रहती थी। एक दिन उसके ढाबे पर मंजू और कार्तिक नाम का एक शादी का जोड़ा आता है। तभी मंजू गुंजन को देखकर बोलती है, गुंजन, तुम यहाँ कैसे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति के साथ घूमने आई हो क्या? मंजू, तुम इसे कैसे जानती हो? क्योंकि इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी से मिलते हुए नहीं देखा। देखेंगे भी कैसे? इसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी, और इसके बाद जब मैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर गई तो इसकी शादी हो गई। लेकिन ये मुझे खबर मिली तो मैंने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये मिली ही नहीं। और उसके बाद अब जाके इससे मुलाकात हो रही है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह हेलो गुंजन, मेरा नाम कार्तिक है, मैं मंजू का पति हूँ। गुंजन, तू मेरे पति से तो मिल ली, लेकिन तेरा पति कहाँ है? मुझे उससे तो मिलवा। कहाँ है वो? बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है मैंने। मंजू और कार्तिक गुंजन से उसके पति के बारे में पूछताछ कर ही रहे होते हैं। तभी गुंजन का पति गोपाल सब्जियां लेकर वहाँ आ जाता है और गुंजन गोपाल को कार्तिक और मंजू से मिलवाते हुए बोलती है, ये है मेरे पति गोपाल, और गोपाल जी ये मेरी दोस्त है मंजू, और ये उसके पति कार्तिक। अच्छा, आप लोग खड़े क्यों? बैठिए। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं क्या? हाँ, हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन आपके पास ये सब्जियाँ देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ घूमने आए हो या आप यहीं कहीं रहते हो। कार्तिक जी, ये मेरा और गुंजन का ढाबा है। हम दोनों मिलकर साथ में चलाते हैं, और हमारा रहन सहन सब कुछ यहीं पर है, इसलिए मैं सब्जी लेने गया था। क्या? इसका मतलब ये छोटा सा ढाबा आप दोनों चलाते हो? मंजू, ये क्या है? तुमने गरीब दोस्त बना रखी है। अरे दोस्ती करनी ही होती है ना, तो स्टैंडर्ड देख के क्या करो। आप चुप हो जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गुंजन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आप उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं इन लोगों से बात करूं या इनका मजाक बनाऊं। आखिर कौन से ये मेरे बुआ के बेटे लग रहे हैं जो मैं इनसे बात करूं? अरे चलो यहाँ से किसी और ढाबे पे खाना खा लेंगे, मुझे नहीं खाना इनके यहाँ से। कार्तिक इतना कहकर मंजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुंजन को अपनी गरीबी को लेकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसी के कारण उसे इतनी इंसल्ट सहने को मिलती है। लेकिन गोपाल भी उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर फिर से अपना काम करने लग जाएंगे। रात के समय लाइटों के बीच उनका बर्फ से ढका हुआ ढाबा बहुत सुंदर लगता है। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ पड़ रही होती है। गुंजन और गोपाल से काम तक नहीं किया जाता। दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। आग के सहारे दोनों ही रात गुजार। कश्मीर में घूमने वाले लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, जिसके चलते उनके अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। एक दिन गुंजन गोपाल से बोलती है, सुनिए जी, भगवान जी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मुझे अपनी गरीबी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस मेरा एक सपना है कि मेरा कश्मीर में एक घर हो। क्या ये सपना मेरा कभी पूरा होगा? लगता है
तुम अभी तक अपनी दोस्त मंजू के पति की बात भूल नहीं पाई हो। तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों की बातों का ध्यान मत दिया करो। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या आप मेरा ये सपना पूरा करोगे? देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मुझे यहाँ पर अपना एक घर चाहिए। हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी छत नहीं बना पाए। मैं आपसे बस यही एक चीज मांग रही हूँ, मुझे मेरा घर दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक घर ले लूंगा, ताकि हमें इस जगह से कभी जाना ना पड़े। जहाँ एक तरफ गुंजन और गोपाल को गर्मी का एहसास तक नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ गुंजन की माँ सुलोचना गर्मी से बेहद परेशान थी। हद से ज्यादा गर्मी पड़ने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए कश्मीर आती है। वहाँ के सुंदर वादियों और बर्फीले नज़ारों को देखकर उनमें खो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी के बर्फ से ढके हुए ढाबे पर पहुँचती है, जहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा सच में तू तो बिल्कुल जन्नत में रहती है। तेरे ढाबे का नजारा कितना सुंदर है, तभी तेरे ढाबे पे इतने लोग आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सर्दियों के समय में आओगे तो यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि हमारा सिर्फ ढाबा ही बर्फ का नहीं, बल्कि हर एक चीज बर्फ की बन जाती है। तो ये क्या कह रही है बेटी, क्या सच में ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिलता है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तभी तो कश्मीर को जन्नत का शहर कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आपको यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी जगह रहती है, जहाँ इतनी बर्फ गिरती है। मुझे तो यहाँ आके गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर सब कुछ बदल चुका है। अगर ऐसी बात है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम किया करो, जब वहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ जाया करे तो आप यहाँ हमारे साथ आकर रह लिया करो। बेटी रह तो मैं लेती, लेकिन मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास यहाँ कोई घर नहीं है। तुम इस जगह पर बनाते खाते हो, यहीं सो जाते हो, तो भला ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कहाँ रहूंगी? तुम्हें बहुत परेशानी होगी। गुंजन अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है। दोनों की बातें उनसे कुछ दूर खड़ा गोपाल सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो उनके पास आता है और सुलोचना के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, माँ जी, आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपकी और आपकी बेटी की इच्छा पूरी कर दी है। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? बातों को ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मकान ले लिया है। अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ये बात सुनकर गुंजन और सुलोचना दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या था, गुंजन और गोपाल के साथ साथ सुलोचना भी बर्फ के ढाबे और कश्मीर के सुंदर नज़ारों के मजे लेती है और हर साल की गर्मियों के दिन वो अपनी बेटी गुंजन के घर ही बिताया करती थी। सोनम की शादी माधव नाम के एक गरीब मजदूर के साथ हो गई थी। अपनी सारी जिंदगी सोनम ने गरीबी ही देखी थी, इसीलिए उसे अपनी ससुराल में एडजस्ट होने में समय नहीं लगा। माधव की दैनिक मजदूरी से ही घर का चूल्हा जलता था। लेकिन एक शाम माधव घर आकर अपनी पत्नी और माँ सरला से बोलता है, माँ, सोनम, मुझे शहर में काम मिला है मजदूरी का। अरे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसमें मजदूरी करनी है, पैसे भी ज्यादा हैं और मजदूरों को वहीं खाना रहना सब मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, 4 पैसे जुड़ जाएंगे, वरना तो जो तू लाता है वो सब घर के राशन में लग जाता है। हाँ माँ जी, ये तो है, लेकिन ना जाने मेरा मन क्यों कह रहा है कि इनको शहर ना भेजूं। पत्नी का दिल है बहू तेरा, समझ सकती हूँ, लेकिन देख, सारी जिंदगी गरीबी में तो नहीं निकाल सकते ना। आगे तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनको एक अच्छा भविष्य देना है ना। माँ सही कह रही है सोनम, और देखना शहर में काम करने के बाद मैं तुझे और माँ को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। सोनम अपने पति की बात मानते हुए इतनी चिंता नहीं करती और उस दिन की मजदूरी से आए पैसों का राशन लाकर घर में खाना बनाकर सबको खिला देती है। अगले दिन अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर माधव शहर के लिए निकल जाता है। कुछ समय तो माधव शहर से पैसे कमा कर भेजता रहता है, लेकिन एक समय के बाद ना ही उसकी तरफ से पैसे आते हैं, ना ही उसका कोई फोन। जिस पर चिंता जताते हुए एक दिन सरला अपनी बहू से कहती है, बहू आज 1 हफ्ता हो गया, माधव ने ना तो पैसे भेजे हैं, ना ही उसका कुछ अता पता है।
कहीं मेरा बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों ना हम उस नंबर पर फोन करके पूछें, जो नंबर हमें जाने से पहले ये देकर गए थे। हाँ बहू, जा फोन बूथ से फोन करके आ। सोनम अपने पति के दिए गए नंबर पर फोन करने फोन बूथ जाती है, जहां उसको कुछ अलग ही पता चलता है। घर आकर अपनी आंखों में आंसू लिए सोनम अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने उस नंबर पर फोन किया तो पता चला कि ये वहाँ से काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग की मालिक की बेटी के संग इनकी शादी हो गई। क्या? नहीं बहू, ये सच नहीं है। मेरा माधव ऐसा नहीं कर सकता। माँ जी यही सच है। फोन वाले आदमी ने कहा कि अगर माधव के घर से फोन आए तो वो कह दे कि मुझे भूल जाए। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ और अब मैं पैसे नहीं बेच पाऊंगा। हाय, कैसा बेटा जन्मा मैंने। बहू तेरा डर सही था। शहर बेचकर उसको गलती कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपना घर चलाएंगे? सरला अपने बेटे के धोखे के सदमे में थी, लेकिन सोनम को अपने आप को संभालते हुए घर को भी देखना था। घर में कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने माधव के शहर से भेजे हुए पैसों में से उन्हें बचाया था, जिसके चलते एक दिन वो बाजार सामान लेने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक रिक्शा वाला था। वो अपने रिक्शे पर दाल चावल बेच रहा था। ये देखकर सोनम को एक आइडिया आता है और वो घर आकर अपनी सास को कहती है, माँ जी देखिए, अब हमें अपना गुजारा तो चलाना ही है, तो क्यों ना हम खुद का काम करें। मैंने आज ही एक रिक्शा वाले को दाल चावल बेचते हुए देखा था। मैं भी रिक्शा पानी पूरी बेचना चाहती हूँ। रिक्शे को हम आसानी से किसी भी जगह ले जा सकते हैं। इससे अगर एक जगह कमाई नहीं हुई तो दूसरी जगह ले जाएंगे। हाँ बहू, सुझाव तो ठीक है, लेकिन ये सब सामान जुटाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ पैसे मैंने जोड़े हुए थे, उसी से एक पुराना रिक्शा लेकर अपना काम शुरू करते हैं। सारे इंतजाम करके सोनम अपनी रिक्शे वाली पानी पूरी बेचने निकलती है। बाजार में ये चीज पहली बार आई थी, जिसके चलते उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे रिक्शा वाली, जरा एक प्लेट पानी पूरी तो खिलाना। जरूर भैया। सोनम उसके साथ के साथ सबको पानी पूरी खिलाती है और उसकी पानी पूरी का स्वाद भी बहुत अच्छा था, जिसके चलते वो आदमी उससे कहता है, अरे बहन जी, अगर आप फ्री हो तो इस रविवार को मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं घर में छोटा सा जश्न रख रहा हूँ। आप मेरे घर के आंगन में अपना ये रिक्शा पानी पूरी लगाकर मेरे मेहमानों को स्वादिष्ट पानी पूरी का आनंद लेने दे सकती हैं। जरूर भैया, मैं जरूर आऊंगी। आप मुझे अपना पता लिखवा दो। पहले ही दिन सोनम को एक पार्टी का ऑर्डर मिल गया था। अब रविवार की सुबह दोनों सास बहू सुबह सुबह ही लग जाते हैं पूरियां बनाने और कुछ देर में बहुत सारी पूरी और पानी बनाकर सोनम अपने रिक्शे पर रखकर उसको ले जाती है और उस आदमी के घर में पूरा दिन अपनी पानी पूरी बेचती है। शाम को वो आदमी उसको पैसों का लिफाफा देते हुए कहता है, बहन जी, आपकी पानी पूरी सबको बहुत पसंद आई और मेरे मेहमानों में से कुछ लोग तो शहर से आए थे, तो उन लोगों ने चाहा कि आप उनके यहाँ भी जाकर के अपनी रिक्शा पानी पूरी लगाएं उनके यहाँ पार्टी में। लेकिन आप शायद शहर नहीं जा पाएंगी, है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। ये रिक्शा मैंने इसलिए ही लिया है ताकि इससे कहीं भी ले जा सकूं। ठीक है, तो मैं उनसे बात करके आपको उनका पता दे दूंगा। रहने खाने का इंतजाम उनके यहाँ होगा। बस आपको अपनी पानी पूरी की रेडी उनके बाकी खाने के साथ लगानी है। ठीक है भैया। शाम को जाने से पहले वो आदमी सोनम को शहर का पता दे देता है। घर आकर ये बात सोनम अपनी सास को बताती है, जिस पर उसकी सास कहती है, बहू हम शहर कैसे जाएंगे, वो भी इस रिक्शे को लेकर? तेरी रिक्शा पानी पूरी अच्छी बिक रही है भाई, लेकिन इतने पैसे नहीं है ना कि एक टेम्पो करके रिक्शा और हम शहर जा सके। माँ जी टेम्पो किसको चाहिए? अरे हम दोनों रात में निकलेंगे अपने इस रिक्शे को लेकर। सुबह तक शहर पहुँच ही जाएंगे पैदल पैदल। लेकिन बहू, माँ जी मैं आपको पैसे देती हूँ, आप बस शहर चले जाओ, मैं रिक्शा लेकर पैदल आती हूँ, पैसे बच जाएंगे हमारे। सोनम अपनी सास को पैसे दे देती है और उसकी सास रात की बस से शहर निकल जाती है और उसी रात रिक्शा लेकर सोनम शहर के लिए पैदल ही निकल जाती है। पूरी रात रिक्शा पैदल लाकर सुबह सोनम अपनी मंजिल पर पहुंचती है, जो कि एक बहुत बड़ा सा बंगला था। उसके बाहर ही सरला उसका इंतजार कर रही थी। आ गई बहू, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। थक गई होगी ना, चल थोड़ा आराम कर ले। माँ जी आराम का वक्त नहीं है, चलिए अंदर चलकर काम शुरू करते हैं।
सोनम और सरला काम पर लग जाते हैं और बहुत सारी पूरी और पानी बना लेते हैं। कुछ ही देर में उस जगह के बड़े से आंगन में सारी खाने की रेडी के साथ सोनम भी अपना रिक्शा लगा देती है। मेहमान आने लगते हैं और सोनम सबको पानी पूरी खिलाती है। इसी बीच जिस औरत ने पार्टी रखी थी वो आंगन में लगे एक स्टेज पर आकर बोलती है, आप सभी इस पार्टी में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। आज की पार्टी ये मेरी बेटी और मेरे दामाद के लिए है। कुछ ही समय पहले मेरी बेटी ने अपने लिए एक साधारण सा इंसान चुना जो अब हमारे घर का दामाद बन चुका है, तो ये पार्टी उनकी ही है। चुपचाप हुई शादी को दुनिया के सामने लाने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है, तो तालियों से स्वागत करिए मेरी बेटी रिंकी और दामाद माधव का। माधव का नाम सुनकर सोनम और सरला अपनी नजरें स्टेज पर दौड़ाती हैं, जहां माधव एक अमीर लड़की का पति बनकर खड़ा था। सोनम की आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी सरला कहती है, तो ये पार्टी इस नालायक के लिए रखी गई है। अभी सबको इसकी सच्चाई बताती हूँ। नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। कुछ जल्दी में आसान रास्ता अपनाते हैं, कुछ मेहनत का। माधव जी ने आसान रास्ता अपना लिया। आखिर वो कब तक मजदूरी करके हम लोगों को पालते, लेकिन हमारे लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। इसलिए अब हम मेहनत करके अपनी किस्मत बदलेंगे। सोनम अपनी सास को तमाशा करने से रोक लेती है। तभी स्टेज पर मौजूद औरत अपनी बेटी से बोलती है, बेटा बताओ क्या खाना है तुमको, मैं तुम्हारे लिए यही मंगवाऊंगी। माँ पानी पूरी। मैंने सुना है आपने किसी खास पानी पूरी वाली को बुलवाया है। हाँ बेटा रुको, मैं उसको बुलाती हूँ पानी पूरी लेकर। वो औरत सोनम को स्टेज पर पानी पूरी लाने को कहती है। सोनम जब पानी पूरी लेकर स्टेज पर आती है तो माधव की आंखें हैरानी से उसे देख रही थी। इतने में रिंकी प्लेट से एक पानी पूरी उठाकर खाने लगती है और बोलती है, वाओ, बहुत अच्छी है ये। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। एक दिन आप सच में बहुत बड़ी दुकान खोल पाओगी अपनी। बस मैडम जी इतना ही सफल होना है कि मुझे मेरे अपने पैसों की कमी की वजह से छोड़कर ना जाएं। सोनम के इन शब्दों को सुनकर माधव का सर शर्म से झुक जाता है और वो पार्टी खत्म होती है। सोनम अपनी मेहनत के पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी अनजाने में भी माधव के सामने नहीं आती और अपना काम मेहनत से करके एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती है। कुंती के बेटे की शादी को 2 महीने ही बीते थे, लेकिन इन बीते दिनों में कुंती ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू कोई भी काम करती तो उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर देती और हर रोज की तरह आज भी बर्तन धोने के बाद ही आरती अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। अब हॉल में बैठी कुंती ये सब देख रही थी। तभी वो खुद से कहती है, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, जब बहू कोई काम करती है तो अपने कमरे में जरूर जाती है और अंदर से कमरा भी बंद कर लेती है। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? अब करीब 15 मिनट बाद ही आरती अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में काम करने लग जाती है। अब अपनी बहू के किचन में जाने के बाद ही कुंती अपनी बहू के कमरे में आती है और वो देखती है कि उसकी बहू का कमरा बहुत ज्यादा गर्म है। अब कुंती खुद से कहती है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बहू का कमरा इतना गर्म क्यों है? अच्छा वो हॉट बीट क्या बोलते हैं, उसी वजह से हुआ होगा। अब कुंती कुछ समय बाद अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और विमला भी कुंती को देखकर कहती है, आजा कुंती, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद नजर आई है। ये गर्मियों के किस दिन मेरी जान ले लेगी। विमला तू भी वही है क्या जो मेरी बहू है? इतनी गर्मी तुझे भी लगती है क्या? क्या हुआ? मैं वो क्या कहना चाहती है तू कि मैं वो हूँ और तेरी बहू क्या है? अरे वही जो इंग्लिश में नहीं बोलते, हार्ट बीट, सुंदर लड़कियों को। अरे वो तो बस बोलने की बात है, तुम हॉट हो। वैसे विमला तेरी बहू ने तुझे ये बताया क्या कि वो ये सब है? नहीं नहीं, तुझे पता नहीं, मेरी बहू का कमरा गर्म रहता है, तू जाएगी तो जल जाएगी। अरे गर्मी ही इतनी है कि कोई भी जल जाए, कुछ भी बोलती है तू कुंती। अरे मैं सच कह रही हूँ विमला, मेरी बहू के कमरे में आग बरसती है। ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कभी ठंडक आई ही नहीं, और तू मेरे कमरे में आकर देख, एकदम ठंडा है। ये सुनने के बाद ही विमला कुंती से कहती है, अरे ऐसे कैसे गर्म रहता है? क्या करती है वो ऐसा? विमला वो कोई भी काम करने के बाद अपने कमरे में जाती है और कमरा बंद कर लेती है, और उसके बाद ही उसका कमरा बहुत गर्म हो जाता है। अब विमला कुंती के साथ उसके घर पर आती है। तभी वो देखती है कि कुंती की बहू अपने कमरे में है और कमरा बंद है। अब दोनों पीछे के रास्ते कमरे की खिड़की पर पहुंचते हैं। तभी विमला देखती है
कि कुंती की बहू आरती हीटर के पास बैठी थी। ये देखकर विमला कुंती से कहती है, वाह कुंती वाह, क्या बहू लाई है तू। जा जाकर खुद ही देख ले कि हार्ट बीट कैसे हुई है तेरी बहू। विमला नाना, ये सब मैं नहीं देख सकती, उसकी सास हूँ। तो ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुंती, तेरी बहू सुहाग रात नहीं मना रही, बल्कि हीटर के सामने बैठी हुई अपना खून सुखा रही है इस भरी गर्मी में। ये तो कैसी बातें कर रही है? इस गर्मी में एसी के बजाय वो हीटर के पास बैठी है। कहीं किसी पागल को तो मैंने अपने घर की बहू नहीं बना लिया? हाँ हाँ, खुद के आंखों से देख ले, मुझे भी तेरी बहू पागल ही लगती है। अब कुंती और विमला घर के अंदर आती हैं और कुंती अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, बहू कहाँ है तू और अंदर क्या कर रही है? बाहर निकल। राम राम राम, ये क्या है कुंती की बहू? ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। वो माँ जी, मैंने हीटर चला रखा है, उसी की ये गर्म हवा है। हाँ हाँ बहू, हमें भी पता चल गया कि तूने हीटर चला रखा है, लेकिन किस खुशी में? वो माँ जी, मुझे पानी का कोई भी काम करने पर ना बहुत तेज सर्दी महसूस होती है, इसलिए मैं हीटर चला लेती हूँ। अब ये सुनने के बाद विमला जोर जोर से हंसते हुए कुंती को कहती है, गर्मी में इसका ये हाल है, लगता है सर्दियों में तो ये हीटर के सामने से हटती ही नहीं होगी। माँ जी, मुझे ना जाने क्यों पानी का काम करने के बाद सर्दी लगती ही है, और नहाने के बाद तो और भी ज्यादा। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है? इसका कोई इलाज तो बता दो। देख कुंती, इसका तो कोई इलाज नहीं है। या तो तू इससे पानी वाले काम करवा, या फिर तू इसे ऐसे ही रहने दे जैसी ये है। अब ऐसा ही कुछ समय तक चलता है। कुंती की बहू आरती नहाकर आने के बाद कपड़े बर्तन धोने के बाद ही हीटर के पास बैठ जाया करती थी। अब एक रोज कुंती अपनी बहू को लेकर अपनी बहन दामिनी के घर जाती है। दामिनी भी कुंती को देखकर खुश होती है, लेकिन दामिनी जब ठंडा नाश्ता लाती है तो आरती से कहती है, अरे बहू, तुम भी कुछ खाओ, ठंडा ले लो, बहुत गर्मी है। नहीं मासी जी, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। अरे दीदी, वो ठंडा नहीं पीती, मत दे उसे ठंडा। अरे पहली बार तो घर आई है और इतना शर्मा रही है। ये ठंडा पीने के बाद ही आरती कांपने लगती है और आरती को कांपते देखकर दामिनी कुंती से कहती है, क्या हुआ, इसे जरा देख तो। हे भगवान, कहीं इस पर भूत प्रेत तो नहीं आ गया। अरे दीदी, मना किया था ना, इसे ठंडा मत पिलाओ। देखा क्या हो गया? हीटर है तेरे घर में तो जल्दी से निकाल। अरे हीटर क्या करेगी, डॉक्टर के पास ले जा इसे। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? इसे हीटर की जरूरत है अभी, ये ठीक हो जाएगी। अब जल्दी से दामिनी भी कुंती के कहने पर हीटर लाती है और आरती के सामने हीटर रखते ही आरती ठीक हो जाती है। उसके शरीर की कंपन ठीक हो जाती है। ये देखकर दामिनी अपनी बहन कुंती से कहती है, ये कैसी बीमारी है, हीटर के सामने रखते ही तेरी बहू ठीक हो गई। वही तो, इसे हीटर की बीमारी है। गर्मी हो या सर्दी, बिना हीटर ये जिंदा नहीं रह पाएगी। अब कुंती अपनी बहू को लेकर घर आती है और घर आते ही अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। ये क्या है? ठंडा पानी पी लिया तो तुझे दिक्कत, पानी में काम कर लिया तो तुझे दिक्कत। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? वो तो मौसी जी ने जबरदस्ती ठंडा पिला दिया, वरना तो मैं पी ही नहीं रही थी। एक तो वो भी अभी तक नहीं सुधरी, क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की उसे भी। अब कुंती अपनी बहू की इस आदत से परेशान होकर आरती को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, क्या बोलूं, इसे हीटर की बीमारी लग गई है, वो भी इस भरी गर्मी में। जी, ये कौन सी बीमारी है? मेरी बहू जब भी ठंडा पानी पी ले तो कपकपाने लगती है, और तो और इसे कोई भी पानी का काम करवा लो तो इसके बाद इसकी मौत आने लगती है ठंड से, तो ये हीटर चलाकर बैठ जाती है। ये तो इन्होंने आदत बनाई है, लेकिन इससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी आशा के साथ तो हम यहाँ तक आए हैं, अब आप ही मदद कर सकते हो हमारी। अब डॉक्टर भी आरती के कई सारे टेस्ट करता है और तब जाकर पता चलता है कि गर्मी में हीटर के पास बैठने से आरती का खून सूख रहा है, शरीर में पानी की भी काफी मात्रा की कमी हो गई है, जिस वजह से डॉक्टर कुंती से कहता है, जी देखिए, इनका काफी समय तक इलाज चलेगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर इन्हें सर्दी महसूस होती है तो थोड़ी देर धूप में चली जाएं। इससे सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? जी, आप अपनी बहू को सही समय पर यहाँ ले आए, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर आरती को ढेर सारी दवा देता है, जिसे देखकर आरती अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, मुझसे ये दवाई नहीं खाई जाती, बेशक मैं कांपते हुए पूरे दिन रह जाऊं। बहू, ये दवा तो तुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, तेरी हालत बता रही है। माँ जी, मुझे ये गोलियां देखकर उल्टी आने लगती है। बहू, थोड़े से समय की तो बात है,
अगर तू ये दवा नहीं खाएगी तो तेरी बीमारियां और बढ़ जाएंगी। और अब आरती पानी में घंटों रहने के बाद भी कांपती नहीं थी और उसकी तबीयत भी पहले से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे तो कुंती अपनी बहू को ठीक कर देती है और उसके बाद वो हीटर में रहना छोड़ देती है। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो बिन मौसम बरसात की तरह है और हर काम मौसम से जरा हटके करता है? अगर है तो उसका यहाँ नाम मेंशन करें और उसकी उस खूबी के बारे में बताना न भूले।